नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र तथा मध्य प्रदेश पीएससी प्री हेतु प्रथम प्रश्न पत्र के लिए प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपको इससे लाभ मिल रहा होगा। हमने इसमें लगभग सभी यूनिट को समाहित करने का प्रयत्न किया है। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न, इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी पुष्यमित्र शुंग, सी हर्षवर्धन, डी भोजपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सतना जिले में स्थित भरहुत का स्तूप मूलतः किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो भरहुत स्तूप जो है वो किसने निर्मित कराया है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी राजा भोज, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी धर्मपाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अशोक। सतना जिले में स्थित भरहुत का स्तूप मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप में 4 दीवारी तथा तोरण द्वार का निर्माण शुंग काल में करवाया गया। इसी प्रकार सांची के स्तूप की अगर बात पूछता है तो इसका निर्माण भी अशोक द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक था। तो गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक कौन रहा है बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक पराक्रमी शासक की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त को उसके पराक्रम एवं विजयों के कारण सबसे पराक्रमी माना जाता है। इसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी बुलाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, अगर सर्वाधिक पराक्रमी शासक की बात कर रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यमित्र ने किसे विदिशा का युवराज बनाकर भेजा था? तो बताना है पुष्यमित्र शुंग ने किसे विदिशा का युवराज बनाकर भेजा था। ऑप्शन नंबर ए अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी देवभूति, सी कृष्णवर्मन और डी देवधर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्निमित्र। पुष्यमित्र ने विदिशा का युवराज बनाकर अग्निमित्र को भेजा था। कालिदास के मालविका अग्निमित्र से पता चलता है कि विदर्भ की राजकुमारी मालविका से अग्निमित्र ने विवाह किया था और इससे हमें जानकारी मिलती थी कि अग्निमित्र जो है वो विदिशा में रहा है और विदिशा में पुष्यमित्र की तरफ से शासन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के कौन से जिले से भ्रमण करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया? तो बताना है समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के कौन से जिले से भ्रमण करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। ऑप्शन ए है सागर दमोह विदिशा, बी है जबलपुर कटनी, सी है मंडला बालाघाट और डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के सागर दमोह विदिशा जबलपुर कटनी मंडला बालाघाट सभी जिलों से होते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी शुंग काल, डी चंदेल काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए चंबल, बी नर्मदा, सी सोन और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। आप सभी जानते हैं नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिमी दिशा की ओर इसका प्रवाह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी। ऑप्शन ए गोदावरी, बी वैनगंगा, सी केन और डी इंद्रावती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केन नदी। केन नदी जो है, केन नदी को छोड़कर बाकी गोदावरी, वैनगंगा और इंद्रावती ये तीनों ही नदी दक्षिण की ओर बहती हैं। केन नदी उत्तर की ओर बहती है और उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा का उद्गम स्थल बताना है। ऑप्शन ए अमरकंटक, बी जानापाव पहाड़ी, सी कैमूर पर्वत और डी महेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है एवं पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में भरूच जिले के पास खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, कपिल धारा स्थित है। तो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन ए महानदी पर, बी नर्मदा पर, सी चंबल पर और डी बेतवा नदी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर। अमरकंटक जहाँ से इसका उद्गम होता है उससे कुछ ही दूर यानी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ही कपिल धारा नामक एक
जो है जलप्रपात वो बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ी आपको बताना है, सही जोड़ी दी है, इसमें सब सही जोड़ी आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए में चंबल है सिहावा से, बी में छिप्रा है मैकल पर्वत श्रृंखला से, ऑप्शन डी में है महानदी महादेव पर्वत से, और ऑप्शन सी में है महानदी महादेव पर्वत से, और ऑप्शन डी में है ताप्ती मुल्ताई से। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। इसके अतिरिक्त जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हैं, तीनों गलत ऑप्शन देख लेते हैं। चंबल नदी जो है वो सिहावा से नहीं निकलती है। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी जो इंदौर के निकट है वहां से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी में सिप्रा है, तो सिप्रा जो नदी है वो मैकल पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। सिप्रा नदी जो है वो विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और इंदौर के निकट काकरी बरली, जिसे उज्जैनी मुडला के नाम से भी जाना जाता है, वहां से इसका उद्गम स्थान है। महानदी की बात करें तो महानदी जो है वो रायपुर के निकट एक धमतरी नामक स्थान है, और धमतरी के पास में सिहावा है। तो रायपुर के निकट धमतरी के पास में सिहावा से महानदी निकलती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऊपर के ऑप्शन गलत हैं, केवल सही ऑप्शन है ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी मिलती है, तो चंबल नदी किससे मिलती है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी में, ऑप्शन बी गंगा नदी में, सी प्रशांत महासागर में, डी यमुना नदी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी में। चंबल नदी महू के पास जानापाव से निकलकर धार उज्जैन रतलाम मंदसौर जिलों से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। वहां से होते हुए फिर इटावा से, राजस्थान के बाद में वो इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश के निकट इटावा के पास में यमुना नदी में वो मिल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत राज अवधारणा को अधिक विस्तृत रूप देने तथा ग्राम सरकार के विधेयक को कब मंजूरी दी गई। तो पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक विस्तृत रूप देने तथा ग्राम सरकार के विधेयक को कब मंजूरी दी गई बताना है। ऑप्शन ए है 15 जनवरी 2001, ऑप्शन बी है 18 जनवरी 2001, ऑप्शन नंबर सी है 21 जनवरी 2001, और ऑप्शन डी है 23 जनवरी 2001। तो दोस्तों इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी ऑप्शन नंबर बी 18 जनवरी 2001 में। पंचायत राज व्यवस्था की जो अवधारणा है उसको और अधिक विस्तारित करने के लिए 2001 में 18 जनवरी को ये विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया था, और 26 जनवरी 2001 को ये लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में महापौर का निर्वाचन कैसे होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनीत करके, और ऑप्शन डी प्रशासनिक सेवा से। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश में महापौर का निर्वाचन वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किया जाता है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 5 वर्ष, और डी है 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार अनुच्छेद 243 में प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सुविधा किस संविधान संशोधन के पश्चात की गई है। ऑप्शन दिया है ए 73वें संविधान संशोधन, बी 63वें संविधान संशोधन, सी 85वें संविधान संशोधन, और डी 86वें संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वें संविधान संशोधन से। इसके अनुसार समाज में कमजोर वर्गों में विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के विकास कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के सभी स्तरों पर सभी पदों के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाई जाती है। आबादी दी है ऑप्शन ए में 3000, बी 5000, सी 20000, और डी 50000। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5000। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत, 5000 की आबादी पर जनपद पंचायत, और 50000 की आबादी पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत को कर लगाने का अधिकार दे सकता है। तो पंचायत को कर लगाने का अधिकार किससे मिलता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य विधानमंडल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243H के अनुसार पंचायतों के द्वारा कर लगाने का अधिकार उसे दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट के बारे में गलत कथन है। तो एक चैटबॉट है जस्ट आस्क खुल के पूछो, गलत कथन बताना है।
ऑप्शन ए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। बी उत्तर प्रदेश में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सी चैटबॉट में 2 रोल मॉडल ध्रुव और दृष्टि हैं जो सरल तरीके से जानकारी संप्रेषित करते हैं। डी उपयोगकर्ताओं को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और हेल्पलाइन से भी जोड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत ऑप्शन है। इसके अलावा सारे ऑप्शन सही हैं। उत्तर प्रदेश में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश के तत्कालीन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा जुलाई 2023 में इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। इसके अतिरिक्त यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। चैटबॉट में 2 मॉडल ध्रुव और दृष्टि हैं जो सरल तरीके से जानकारी संप्रेषित करते हैं और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जो किशोर अवस्था के लोग होते हैं वे अपने स्वास्थ्य के विषय में समस्त जानकारी वहां से ले सकते हैं। वहां पे हेल्पलाइन भी दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वें हेली शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो में हुआ, इनमें से गलत कथन का चयन करें। तो 5वें हेली शिखर सम्मेलन 2023 के विषय में गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों यानी FTO का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर सी है इंदौर, सागर और गुना में 2-2 FTO उड़ान प्रशिक्षण संगठन हैं। और ऑप्शन नंबर डी है खजुराहो में 3 FTO हैं। तो हेली शिखर सम्मेलन के बाद की परिदृश्य के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें गलत कथन है। इंदौर, सागर और गुना में 2-2 FTO यानी उड़ान प्रशिक्षण संगठन है। तो इसकी जगह हो जाएगा कि इंदौर, सागर और गुना में 1-1 FTO है। इसके अतिरिक्त खजुराहो में 3 FTO हैं। और इस प्रकार से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में अब कुल मिलाकर के 6 FTO हो चुके हैं यानी उड़ान प्रशिक्षण संगठन हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला भारतीय शास्त्रीय बैंड के नाम से मशहूर बैंड है। तो पहला भारतीय शास्त्रीय बैंड के नाम से कौन सा मशहूर बैंड है बताना है। ऑप्शन ए निकोटीन इंदौर बैंड। ऑप्शन नंबर बी रॉयल पंजाब भांगड़ा ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओशियन बैंड और ऑप्शन नंबर डी मैहर बैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैहर बैंड। पहला भारतीय शास्त्रीय बैंड के नाम से मशहूर बैंड का नाम है मैहर बैंड। यह एक वाद्य संगीत समूह है जो भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार की संगीत प्रस्तुति करता है। इसके संस्थापक मैहर दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार अलाउद्दीन खान थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष क्या है, इसके विषय में आपको बताना है। ऑप्शन ए लोक और जनजातीय कला महोत्सव, बी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, सी युवाओं के मानसिक विकास से संबंधित कार्यक्रम और डी एक शैक्षणिक कार्यक्रम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक और जनजातीय कला महोत्सव का नाम उत्कर्ष है यानी एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और ये लोक और जनजातीय कला महोत्सव है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्मेष, जिसे एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन कहा जाता है, उसके साथ में उत्कर्ष कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया था। ये 3 अगस्त 2023 को राजधानी भोपाल में किया गया था। उत्कर्ष जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत भारत के लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 देश के 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पाने वाला शहर है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए सूरत, बी इंदौर, सी पुणे और डी हैदराबाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंदौर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुरूप 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त करने वाला इंदौर शहर बना है। इसके अतिरिक्त भोपाल ने 5वां स्थान प्राप्त किया है और जबलपुर ने इसी में 13वां स्थान प्राप्त किया है और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। तो आपको बताना है किसी सॉफ्टवेयर तकनीक को उपयोगिता परखने के लिए बाजार में जब जारी करते हैं, जब उसका निर्माण चलता रहता है, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इनोग्रेशन, बी बेटा रिलीज, सी ब्लॉग और डी ओपन टेस्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे बेटा रिलीज कहते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर का परीक्षण चलता रहता है और उसे बाजार में प्रमोशन भी करना है उसको, तो उस दौरान बेटा रिलीज उसका निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में PhD हासिल की थी। ऑप्शन ए राज रेड्डी, ऑप्शन बी ओंकार सोनवाने, ऑप्शन सी अंकित फाड़िया और ऑप्शन डी है केविन मिटनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज रेड्डी। तो डॉक्टर राज रेड्डी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में PhD हासिल की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा हंगर प्रिंट है जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है? तो कौन सा प्रिंट है जो कमरे को 3D प्रिंटर में बदल देता है? ऑप्शन ए रिप रैप प्रिंटर, ऑप्शन बी ओपन सोर्स प्रोटोटाइप, ऑप्शन सी है स्प्रिंग क्लीनिंग प्रिंटर, ऑप्शन डी ऐसा कोई भी प्रिंटर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपन सोर्स प्रोटोटाइप। ओपन सोर्स प्रोटोटाइप ऐसा प्रिंटर है जो हंगर प्रिंटर कहलाता है और कमरे को एक 3D प्रिंटर में बदल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग के लिए ICMR द्वारा प्रसिद्ध मद्रास अध्ययन का निर्माण किया गया था? तो आपको बताना है किस रोग के लिए मद्रास अध्ययन का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया और डी है एड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ICMR द्वारा प्रसिद्ध मद्रास अध्ययन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मिहिर, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी प्रत्युष और ऑप्शन डी एका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परम 8000 भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेस्कटॉप आइकन क्या है? तो डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं बताना है। ऑप्शन ए छोटी ग्राफिक इमेज, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है चार्ट और ऑप्शन नंबर डी है एक डेस्कटॉप पर उपस्थित पिक्सेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी ग्राफिक्स इमेज जो है वो डेस्कटॉप आइकन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ढूंढने और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व, ऑप्शन बी रीरन, ऑप्शन सी रिट्रीव और ऑप्शन डी रिटर्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिट्रीव। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ढूंढने, इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को रिट्रीव कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रथम प्रश्न पत्र का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।